वीडियो अपलोड करे या फिर कोई नोटिफिकेशन जारी करे तो आपके पास वो पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आज से हम शुरू कर रहे हैं और इससे पहले जो हम करा चुके हैं WCS और ड्राइंग, जो कि फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कर दिया गया है ड्राइंग का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पीछे जा कर के प्लेलिस्ट में, क्योंकि किसी भी चैनल का जो मेन पार्ट होता है वो प्लेलिस्ट होता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कीजिए और सारा का सारा WCS और ड्राइंग जो भी पढ़ाया गया है उनको आप लोग जल्दी से देख लीजिए, जो कि एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है। यानी कि आप मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से जो किसी, यानी कि जो वैध नहीं है, जो सही नहीं है, वो जो गतिविधि कर रहे हैं या फिर किसी को गलत मैसेज भेज रहे हैं या फिर किसी को हैक कर रहे हैं, तो इस तरह का जो क्राइम होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है साइबर अपराध, यानी कि ये सारा का सारा साइबर अपराध में काउंट किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये साइबर क्राइम के अंदर ये सारा का सारा आता है जब आप इंटरनेट पर कोई अवैध कार्य करते हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं। प्रति, यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया गया है प्रति। अगर प्रति नहीं जोड़ा जाता तो फिर हम जिसे ईमेल भेजते हैं उसको ऊपर में टू लिख के भेजते हैं, तो इसके लिए आंसर जो बी सही होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है प्रति भेजना, यानी प्रति भेजना जिसके आप किसी को ईमेल भेज चुके हैं, आप उसी ईमेल का फोटोकॉपी आप किसी और को भी भेजना चाहते हैं तो उसे कहते हैं हम प्रति भेजना। तो प्रति यानी कि फोटोकॉपी, जिसे नहीं कहते हैं एक प्रति इसका फोटोकॉपी करवा दो, एक प्रति इसका करवा दो, इस तरह से। तो प्रति अगर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं CC। ठीक है, ये जो CC है इसका यूज करते हैं हम प्रति भेजने के लिए, यानी कि उसी का दूसरा फोटोकॉपी भेजने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि नेटवर्क 3 प्रकार का होता है। एक होता है LAN, दूसरा होता है मेन और तीसरा होता है WAN। यानी कि LAN, मेन और WAN। LAN को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहने का तात्पर्य है कि लोकल एरिया यानी कि कम से कम एरिया को ये कवर करेगा, जिसे कहते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है हमारा मेन। तो मेन जो है, जैसे कि LAN हमारा छोटा एरिया कैसे कवर करेगा, जैसे कि आपका कोई घर है या फिर आपका कोई एक बिल्डिंग है, ऑफिस है या फिर एक छोटा सा एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे काम करने के लिए जो वाईफाई यूज करते हैं वो क्या होता है, वाईफाई। यानी कि एक तरह से वाईफाई ही मान सकते हैं, नेटवर्क जो फैलाता है, तो वो हमारा LAN में होता है। तो यहाँ का कम दूरी के लिए प्रयोग करने वाला नेटवर्क वो हमारा LAN का है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है LAN, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा LAN। तो LAN होता है हमारा छोटा से छोटा क्षेत्र को कवर करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा MAN, मेन। तो मेन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो ये एरिया नेटवर्क कैसा होता है, तो ये LAN से अधिक होता है। यानी कि आप 2 या 2 से अधिक LAN को अगर जोड़ें तो एक मेन बन जाता है। और मेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मान लीजिए कि कोई बड़ा एयरपोर्ट है या फिर किसी स्कूल में है जहाँ पे कि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, उसके आसपास यानी कि इधर भी कोई कमरा है, दूसरा और भी कमरा है, यानी कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर के अंदर या किसी शहर में, छोटा शहर में, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है मेन। 2 नंबर का जो है मेन, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है WAN, जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो है देश विदेशों में फैला हुआ नेटवर्क। यानी कि एक देश में अगर इस नेटवर्क को लगा दिए तो उसका यूज दूसरे देश में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि जियो, रिलायंस, ये सब जो है ये सब नेटवर्क है जो कि कहीं और लगा हुआ है और पूरा देश विदेश में ये चल रहा है। तो देश विदेश हर जगह यानी कि पूरे विश्व में फैला हुआ जो रहता है उसे कहते हैं हम WAN। तो सबसे बड़ा WAN, उससे छोटा मेन, उससे छोटा LAN सबसे छोटा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 बाइट बराबर कितना बिट होता है। तो देखिए ये इंटरनेट का बात कर रहा है कि जैसे कि आप लोग मोबाइल में चलाते होंगे तो आपको 1 MB 2 MB या फिर 1 GB 2 GB करके आपको स्पीड देता होगा। तो आप लोग कहते होंगे कि ये 1 GB दे रहा है तो अच्छा स्पीड दे रहा है, ये KB में दे रहा है तो बेकार स्पीड दे रहा है, MB में दे रहा है तो लगभग मीडियम में स्पीड दे रहा है। तो ये जो है एक मापने वाला, एक तरह से कह सकते हैं इस मापने का यूनिट है आपके नेटवर्क को।
तो पहला क्या है, बाइट। तो इसको इस तरह से याद कीजिए, देखिए बिट और बाइट, BIT बिट, ठीक है। और एक होता है बाइट। तो बाइट क्या होता है, BYT और E, ये होता है हमारा बाइट। तो पहले होता है हमारा बिट, फिर बाइट, उसके बाद यानी कि बिट बाइट फिर मेगाबाइट, उसके यानी किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो इस तरह से इसका माप बढ़ता जाता है। यानी कि हम उस सबको भी लिखेंगे, लेकिन बिट और बाइट में पहले क्लियर कर लीजिए कि जिसमें 3 अक्षर है वो छोटा है और जिसमें 4 अक्षर है वो बड़ा है। इसको क्लियर कर लीजिए पहले, जिसमें 3 अक्षर है वो छोटा है और जिसमें 4 अक्षर है वो बड़ा है। एक बार इसको हम साफ कर लेते हैं, तो फिर हम समझाते हैं बिट और बाइट को, ठीक है। तो ये कैसे कैसे होता है, इसका जो मात्रक वो होता है, जैसे एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, समझ गए। यानी कि बिट जो होता है वो छोटा होता है, बाइट बड़ा होता है, यानी कि 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है, इतना समझ गए। यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है। तो बिट और बाइट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा किलो बाइट, जिसे कहते हैं हम KB, ठीक है। तो KB क्या होता है, वो होता है इसके बाद 1024 वाला शुरू हो जाता है, यानी कि 1024 बाइट, ये वाला जो बाइट है ये, यानी कि 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, इतना समझ गया। देखिए बिट और बाइट, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है। 1024 बाइट बराबर 1 KB, यानी कि 1 किलो बाइट। उसके बाद किलो बाइट के बाद आता है मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट 1 MB, जिसे आप मोबाइल में यूज करते हैं 1 MB। तो 1 MB बराबर हो जाता है 1024, 1 MB बराबर 1024 KB, ये वाला जो KB है, ठीक है। 1 MB बराबर 1024 KB, ये वाला KB, यानी कि 1024 KB बराबर 1 MB, ठीक है। तो क्लियर हो गया बिट, बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। इसके बाद साफ करके और लिख देते हैं, मेगाबाइट तक क्लियर हो गया। मेगाबाइट के बाद आता है हमारा गीगाबाइट, जिसे हम कहते हैं GB। आप लोग को अगर GB में नेटवर्क देना शुरू कर दे तो आप लोग खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा नेटवर्क दे रहा है, यानी कि GB। तो 1 GB 4, तो हम मेगाबाइट तक बात कर चुके थे, तो वहाँ आ जाएगा 1024 मेगाबाइट, 1 सेकेंड, 1024 MB कह सकते हैं या फिर मेगाबाइट कह सकते हैं। यानी कि 10 से 24 से गुना करते चलिए और आगे बढ़ाते चलिए, इसी तरह चलता है। लेकिन शुरुआत में 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, वही तो एक डिफिकल्ट है, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट, और जिसमें 3 अक्षर वो छोटा और जिसमें 4 अक्षर वो बड़ा। तो बिट छोटा है और बाइट बड़ा है, ठीक है। तो GB हो गया। उसके बाद आता है TB, 1 TB 4 टेराबाइट, क्या होता है, टेराबाइट। तो टेराबाइट बराबर हो जाएगा 1024 GB, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो 1 TB बराबर 1024 GB, यानी कि 1024 से गुना करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। सिर्फ शुरू में जो है 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है बाइट, BYT, यानी कि 4 अक्षर वाला पूछ रहा है, और हमें निकालना है कितना वाला, 3 अक्षर वाला। तो 3 अक्षर वाला 16 बिट, यहाँ पे 16 नहीं 8 बिट होगा, यानी कि 1 बाइट बराबर 8 बिट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने के लिए, यानी कि वेब पेज, जैसे कि आप लोग किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, जैसे कोई फ़ोटो निकालना हो, कोई ऐप निकालना हो, इसलिए वेब पेज का जो उपयोग करते हैं, पहुंचने के लिए, सक्षम बनाने के लिए के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, तो वो होता है हमारा वेब ब्राउज़र। यानी कि वेब ब्राउज़र पे जा करके आप लोग किसी भी प्रोग्राम को खोलते हो, ओपन करते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। अगला है एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है, उसे क्या कहते हैं। संक्रमित मतलब बीमार कर देना। तो आप लोग सुने होंगे कि इस मोबाइल में वायरस बढ़ गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि वायरस यानी कि वो वायरस नहीं कि एक जीव है जो उसके अंदर घुस जाता है। वायरस एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के लिए अच्छा नहीं है, ये कंप्यूटर के लिए खराबी है, तो यही इसका वायरस होता है। उसके बाद है ऊपर में एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस इस वायरस को ख़त्म करने के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर डलाना पड़ता है, जिसे कहते हैं हम एंटीवायरस। जो आप लोग मोबाइल या फिर लैपटॉप यूज करते होंगे तो आप लोग को आराम से सारा कुछ पता ही होगा। तो क्या
वायरस और एंटीवायरस। वायरस वो होता है जो खराब करता है, एंटीवायरस वो होता है जो सही करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र के फैले नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? यानी कि पूरे विश्व में फैला जो नेटवर्क होता है उसे वैन कहते हैं, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का मतलब क्या होता है? सीपीयू का मतलब होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि बी में दिख रहा है कंट्रोल प्रोग्रेस यूनिट है, जो कि नहीं होगा, और वो भी नीचे वाला कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ऊपर नंबर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू का। और सीपीयू दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, एक होता है ALU और दूसरा होता है CU। तो CU क्या होता है? CU हमारा होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है कि किसको क्या काम करना है, वो सारा का सारा काम कौन करेगा? CU करेगा। और उसके बाद ALU जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक यानी कि गुना भाग करना, और लॉजिक यूनिट जिसे कह सकते हैं कि 1 लेस देन 2, यानी कि एक जो है 2 से छोटा है, या फिर 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 3 2 से बड़ा है। इस तरह से लॉजिक वाला, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं अर्थमेटिक यानी कि मैथ, और लॉजिक यानी कि रीजनिंग। तो इन प्रकार के जो कामों को करता है वो होता है हमारा ALU। तो ALU और CU दोनों मिला करके होता है हमारा CPU। ठीक है, जो कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम में डैश होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम को चलने के लिए क्या क्या जरूरी है? माउस और कीबोर्ड, ये तो जरूरी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये भी जरूरी है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये भी जरूरी है। सर्किट यानी कि सर्किट डायग्राम, ये भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पूरे के पूरे कंप्यूटर बनाने के लिए किसका उपयोग? एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसी के अंदर सारा काम आ जाता है। जैसे कि माउस कीबोर्ड, ये हार्डवेयर के अंदर आ जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। आरेख यानी कि उसका चित्र बना लेना, सिर्फ उसका कंप्यूटर का डायग्राम बना लेना, ये तो कोई होता नहीं। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर दो चीज़ों से बना होता है। एक हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, जैसे माउस कीबोर्ड स्कैनर, इस तरह की चीज़ें, और एक होता है सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसके अंदर में रैम रोम मेमोरी और जो उसके अंदर जो फीचर चलता रहता है वो सब, वो होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला करके बनाया जाता है हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सीपीयू में डैश होते हैं, यानी कि सीपीयू में क्या क्या होता है? तो हम पहले ही बता दीजिए, उसमें होता है ALU और CU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। तो ALU और CU होता है आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम में। और यहाँ पे दिया गया है CPU में क्या होता है? CPU बना होता है ALU और CU से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और आपको हम इससे पहले वाला क्लास में बताए थे कि एक रिवीजन के लिए एक कहानी बताएंगे कि क्यों रिवीजन करना ज़रूरी है, तो वो बता देते हैं फटाफट में शॉर्ट करके। तो आप लोग अभिमन्यु का नाम तो सभी सुने होंगे, महाभारत वाला अभिमन्यु, जो कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, वो एक विशाल यानी कि अपने आप में एक कुशल धनुषधर, उसके नाम तो आप लोग सभी सुने होंगे। तो एक बार की बात है जब अर्जुन यानी कि अभिमन्यु का पिता, वो अर्जुन अपनी पत्नी को, यानी कि अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में जब था, तो उस समय अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह तोड़ने का एक विद्या सिखा रहा था। ठीक है, तो वो बता रहे थे, और एक समय आया जबकि चक्रव्यूह तोड़ने तक तो वो सुन रही थी उसकी माँ, तो उसकी माँ अगर सुन रही थी, उसके अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है यानी कि अभिमन्यु, वो भी सुन रहा था। और एक समय आया जब उसकी माँ सो गई, तो वो बच्चा भी सो गया। लेकिन वो सीख गया कितना तक कि उसने चक्रव्यूह तोड़ने तक का विद्या तो उसने सीख लिया था, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने का विद्या उन्होंने नहीं सीखा था, तब तक में वो सो गया था। तो एक बार की बात, और वो इतना तेजस्वी था कि किसी भी चीज़ को एक बार में सीख जाता था, उसे दोहराने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, यानी कि रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती थी उसको। एक बार में जिसे सीखा वो जीवन भर के लिए उसे नहीं भूलता था। तो एक बार की बात है जब वो चक्रव्यूह तोड़ा, तो वहाँ अंदर गया, लेकिन अंदर गया, मार काट किया, फिर जब निकलने का समय आया चक्रव्यूह से निकलने का, तो वो रास्ता उसे पता ही नहीं था और वो मारा गया। तो रिवीजन क्यों जरूरी है? अगर वो अपने जीवन में कभी रिवीजन कर लिया होता, यानी कि अपने विद्या को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेता कि हमें क्या क्या विद्या हमें आता है और क्या क्या विद्या हमें नहीं आता है, तो शायद उसकी मौत वहाँ पे नहीं होता। कारण
कि वो तो जानता था, हमें सब कुछ मालूम है, चक्रव्यूह तोड़ने का भी हमें मालूम है, लेकिन अगर इस बार रिवाइज कर लेता एक बार वो, तो उसे पता चल जाता कि हमें तोड़ने के लिए तो आता है लेकिन निकलने के लिए नहीं आता है। रिवाइज कर लेता तो उसका जो जीवन है वो वहाँ संरक्षित रह जाता, वहाँ पे वो मारा नहीं जाता। तो इसीलिए रिवीजन कितना ज़रूरी है वहाँ पे भी बता रहा है। और रिवीजन आपकी दिनचर्या में भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारे काम ऐसे होते होंगे जिसमें आप नहीं करते हुए भी वो कर लेते हैं, वो होता है आपका रिवीजन, यानी कि रिवीजन के कारण ही करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में भी इतना रिवीजन कीजिए कि हर एक पेज का हर एक क्वेश्चन नंबर आपको याद रहे, तभी आप कुछ कर पाइएगा। ठीक है, आज का दुनिया इतना टफ हो गया है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना या फिर कोई परीक्षा पास करना, तो इसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। इसीलिए रिवीजन करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर अभिमन्यु एक बार अपने विद्या को रिवाइज कर लेता कि उसे क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, तो शायद वो चक्रव्यूह तोड़ के निकल भी जाता, लेकिन उसे अपने आप पे विश्वास था कि मैं सारा का सारा सब कुछ जानता ही हूँ, जबकि वो अधूरा ज्ञान था उसके पास चक्रव्यूह तोड़ने वाला। तो इसीलिए रिवीजन करते रहिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए और अपने दोस्तों को भी रिवीजन करवाइए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, यानी कि ड्राइंग का और WCS का, तो पूरा का पूरा क्लास आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से जा करके आप लोग देखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में WCS में या फिर इम्प्लॉयबिलिटी में। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा 8 बजे में कि किस में हम आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको 10 में कितना नंबर आया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।